करते हुए 7 प्रकार के 5 नहीं 7 प्रकार के पर्सन को इंक्लूड करते हैं। पहला इंडिविजुअल है, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा आप रख सकते हैं पार्टनरशिप। फर्स्ट वाले लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करी थी, यानी कि टैक्सेशन की जो फैमिली है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र आपसे करा था। कुछ थोड़ा बहुत मैंने बस आपको हिंट दिए थे कुछ चीज़ों के, लाइक टैक्सेशन में 2 तरीके की चीज़ें, यानी कि 2 प्रकार के आप टैक्स बता सकते हैं, बोल सकते हैं, यानी कि कौन कौन से, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सी चीज़ें, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स आप किनारे कर दीजिए, वो कहाँ पर आ गए हैं इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स किसके अकॉर्डिंग चलेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो वो चलेगा, उसमें 2 चीज़ें होती हैं अभी फिलहाल जो, अगर मैं करंट रिजीम की बात करूँ तो उसमें आपका जीएसटी एक्ट बच रहा है और कस्टम जो है वो चीज़ें बच रही हैं। कस्टम यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो लगता है, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस पर जो लगता है। जीएसटी एक्ट 2017 की भी मैंने थोड़ा सा आपसे जिक्र करा था। और इनकम टैक्स एक्ट चलेगा किसके अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स जो चलेगा इसका एक्ट होता है 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम सेक्शन वाइज अपने चैप्टर पढ़ेंगे, सेक्शन 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेक्शन वाइज जाएंगे। ठीक है, अब मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज़ और बताई थी। क्या बताई थी सर, वो ये बताया था कि इनकम टैक्स कैन नॉट बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप ऑफ एनी पर्सन, यानी किसी बंदे की सिटीजनशिप के बेसिस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो सर कैसे लगाएंगे, इट विल बी चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटसशिप या रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन इन इंडिया, यानी कि भारत में किसी भी व्यक्ति का, भारत में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो फॉरेनर हो और चाहे वो यहीं का बंदा हो, चाहे वो बाहर का हो, इस बात से कोई मैटर नहीं करता, बट देखना होता है कि रेजिडेंशियल उसकी जो स्टेटस है वो क्या है इंडिया में, तब हम उस पर टैक्स लगा देते हैं। ये इतनी जिक्र आपसे मैंने बातचीत इतनी मैंने कर ली थी लास्ट वाले लेक्चर में। आज हमें क्या देखना है, इनकम टैक्स लॉ भी मैंने क्लियर करा था। आज हमें क्या देखना है, क्या देखना है हमें, सेक्शन 1। बीच बीच में आपको कुछ चीज़ें बता दी जाएंगी। फिलहाल हम सेक्शन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है इनकम टैक्स का। सेक्शन 1 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 कहता है कि दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी कि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है और कम इनटू फोर्स या एप्लीकेबल फ्रॉम 1 फॉर 1962। एप्लीकेबल कब से हुआ था, 1962, यानी कि 1 अप्रैल 1962 से क्या हुआ था, एप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, और एप्लीकेबल होता है कहाँ, थ्रू आउट इंडिया इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर। ये वाली चीज़ मैं अलग से हाईलाइट करूंगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में भी यही एक्ट इनकम वाले केसेस में लगाया जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति यूपी का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है या जम्मू एंड कश्मीर का, कहीं का भी है, उस पर जो टैक्स के अकॉर्डिंग, आई मीन जो एक्ट के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगाया जाएगा या वो किस कैटेगरी में आएगा, वो सब डिसाइड करेगा कौन, इनकम टैक्स एक्ट 1961। एप्लीकेबल कब से हुआ था, कम इनटू फोर्स कब से था, 1 अप्रैल ऑफ 1962, यानी कि नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और आगे एक तीसरा पॉइंट था कि एप्लीकेबल होता है कहाँ, थ्रू आउट इंडिया इंक्लूसिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इतनी बात करते हैं। आपका सेक्शन नंबर 1 क्या होता है, खत्म होता है यहीं पर बस। सेक्शन नंबर 1 में सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या कहता है सेक्शन नंबर 2, देखो ये जो सेक्शन नंबर 2 है ये होता है डेफिनेशन का पार्ट, यानी कि मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस, या आप कह सकते हो 80 to 90% डेफिनेशंस जो होंगी वो आपको कहाँ पर मिलने वाली हैं, सेक्शन 2 में मिलने वाली हैं। यानी कि मान लो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 15 जो कि सैलरी में होगा,
जो कि सैलरी वाले चैप्टर में होगा। लेकिन किसी चीज़ की डेफिनेशन पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें कहाँ पर आना पड़ेगा, सेक्शन 2 पर। सर ये क्या बात हुई, ऐसे ही है, एक्ट ऐसे ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सेक्शन 2 में मोस्ट ऑफ द डेफिनेशंस हैं, यानी कि डेफिनेशंस ज़्यादातर जो इंक्लूड है वो कहाँ पर है, सेक्शन 2 में। हम क्या करेंगे इसमें, अगर मैं आज की बात करूं तो मैं आपको आज एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पर कि सेक्शन 2 जो डेफिनेशन का पार्ट है उसमें एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो कि है आपकी सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, सब सेक्शन बोलेंगे, ध्यान रखना इसे सेक्शन 2 और सब सेक्शन 31 बोलेंगे, इस तरीके से। अच्छा सर क्या है ये, आपने एक बंदा सुना होगा जिसका नाम क्या होता है, एक व्यक्ति सुना होगा जिसको इंग्लिश में हम क्या कह देते हैं, पर्सन। यानी कि अगर मैं पर्सन की डेफिनेशन की बात करूं तो पर्सन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पर्सन क्या होता है, इस बारे में जो डिटेल डिस्कशन है वो आपकी दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी बताते हैं। पर्सन में लेकिन इंक्लूड कितनी चीज़ें होती हैं वो हमें देखनी ज़रा ज़रूरी है, तो उसे देख लेते हैं, एक मिनट। पर्सन में इंक्लूड क्या क्या होता है, पहले नंबर पर आता है इसमें इंडिविजुअल, पहले नंबर पर आता है इसमें इंडिविजुअल, सेकंड नंबर पर आ सकता है इसमें, आप ले लो एचयूएफ को। सर ये एचयूएफ क्या होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्या होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, अब पहली बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल क्या, इंडिविजुअल कौन, इंडिविजुअल यानी मैं, इंडिविजुअल यानी तुम जो वीडियो देख रहे हो, ऐसे करके बात हो रही है। यानी कि अगर मैं कहूँ एक व्यक्ति है जो कि कोई अपनी शॉप चला रहा है, दुकान चला रहा है, और सोल प्रोप्राइटर का केस है। सोल प्रोप्राइटर का मतलब वो सिंगल बंदा ही क्या है, प्रोप्राइटर है, मालिक है। उस केस में हमें जो कैटेगरी में रखना होता है उस बंदे को हम कहाँ रखते हैं, उसे इंडिविजुअल वाली कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है सर, और कोई एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल अगर दें तो सैलरी, यानी कि मिस्टर ए हैं कोई, मिस्टर ए हैं कोई, वो क्या करते हैं, वो जॉब करते हैं और सैलरी कमाते हैं। सैलरी जो बंदा कमा रहा है अब वो किसी और कैटेगरी में नहीं जाएगा, वो कहाँ आता है, इंडिविजुअल। यानी कि कोई बंदा अकेला कोई काम कर अकेला कोई काम करके क्या कर रहा है, वो इनकम अर्न कर रहा है, इनकम एक्रूड कर रहा है इंडिया के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, इंडिविजुअल कहलाएगा। खत्म। सेकंड पे आते हैं एचयूएफ। एचयूएफ क्या होती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मिस्टर ए जो हैं उनके दो बेटे हैं, या ऐसे कर लो मिस्टर गुप्ता जो हैं उनके दो बेटे हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। और इन दोनों का बिजनेस, दोनों तो छोड़ो, इन सब का बिजनेस एक बिजनेस के नाम से चल रहा है जिसका नाम है गुप्ता एंड सन्स। किसके नाम से चल रहा है, गुप्ता एंड सन्स के नाम से चल रहा है। और इन्होंने एक अपनी फर्म फैमिली के अकॉर्डिंग बना रखी है, यानी इनका एक फैमिली बिजनेस है, इनका एक क्या है, फैमिली बिजनेस है, आप ये भी कह सकते हैं फैमिली बिजनेस है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार भी और एक्ट के अनुसार भी अगर बात करें तो जिस व्यक्ति के आने वाली पीढ़ी भी जो होती है और उसमें जो अनडिवाइडेड यानी कि अविभाजित जो परिवार है, परिवार हमारा अलग अलग नहीं रहता, हम तो एक ही कहते हैं ना, चूल्हा चौका हमारा एक जगह है, तो वो वाली यहाँ पर कंडीशन है कि हम एक ही दुकान से, हम एक ही कोई बिजनेस कर रहे हैं और तब कमा रहे हैं दोनों भाई, अपने पिताजी के नाम पर, अपने दादाजी के नाम पर वो हमारा बिजनेस चल रहा है, यानी कि हमारा फैमिली बिजनेस है। उसे कहते हैं हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। क्या कहते हैं हम उसे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरी बात करते हैं, नंबर 3 पर कौन है, पार्टनरशिप फर्म। सर ये क्या होती है, अच्छा सर ये इंडिविजुअल के बाद में दो आपने बता दिए, ऐसे कितने हैं ये टोटल पर्सन में जो हैं 7 प्रकार के पर्सन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पर्सन, देर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन के 7 प्रकार हैं, ध्यान रखना। पहला कौन सा आ गया इसमें, इंडिविजुअल। दूसरा एचयूएफ आ गया यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और तीसरा हमने रखा है अभी पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म आपने 12th में पढ़ रखी है, मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि पार्टनरशिप फर्म क्या है, जब 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर पर्सन जब मिलकर के कोई व्यवसाय करते हैं,
अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ध्यान रखना एक्ट 1932, इसमें जो एक्ट फॉलो होता है कौन सा होता है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर वो बिजनेस चला रहे हैं तो वो फर्म क्या कहलाती है, पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। इसके बारे में मुझे कोई जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, इंक्लूडिंग LLP होता है ये। अब सर ये इंक्लूडिंग LLP का क्या मतलब है, LLP का मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि एक ऐसी पार्टनरशिप जहां पर पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी हो वो क्या हो, लिमिटेड हो, ठीक है, कि एक हद तक बस वो क्या कर सकते हैं, लाइबिलिटी को वहन करेंगे, उससे ऊपर वो लाइबिलिटी पे नहीं करेंगे या लाइबिलिटी को सहन नहीं करेंगे, वहाँ कहलाती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हमें यहाँ पर डिटेल डिस्कशन की भी जरूरत नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा हिंट ले रहे हैं चीज़ों का। पॉइंट नंबर 4 एंड 5, कंपनी। पॉइंट नंबर 4 में मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कंपनी। कंपनी यानी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड हो इंडिया के, जो रजिस्टर्ड हो इंडिया के कंपनीज एक्ट में, किसमें, 1956 में, या अगर मैं न्यू की बात करूं तो 2013 में, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी रजिस्टर्ड है कहाँ पर, एक्ट 1956 जो कि कंपनीज एक्ट 1956 है, या आपका 2013 वाला है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती हैं, कंपनीज कहलाती हैं। कंपनी के बारे में मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की, आप लोगों ने 12th में इसमें डिटेल डिस्कशन पढ़ा था, इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और लोन वगैरह कराना, मतलब ये सारी चीज़ें आपने थोड़ी बहुत क्या काफ़ी अच्छे से देखी थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई थी, प्रोराटा अलॉटमेंट था, पता नहीं सर क्या क्या होता था, याद मत दिलाओ। आगे बढ़ो, AOP और BOI क्या होता है। AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ध्यान रखना, AOP का मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और जबकि BOI का मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब यह है जबकि कई सारे पर्सन मिल करके एक एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हो, कोई सोसाइटी बना रहे हो अपनी, तो उस केस में उसे बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अलग है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या है कि अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग मिलकर के कोई कार्य कर रहे हो तो उसे बोला जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन सर यहाँ तो बात फिर वो भी टक्कर मारती है, ये वाली बात कि 2 और मोर पर्सन जो थे वो पार्टनरशिप फर्म में आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो पार्टनरशिप फर्म मानी तब जाएगी जब वो डीड के अकॉर्डिंग चले, या तो नहीं चल रही है, चलो कोई बात नहीं, तो एक्ट के अकॉर्डिंग उसे चलना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी फॉर द पार्टनरशिप फर्म, ध्यान रखना, पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी नहीं है, बट वो चलना पड़ेगा उसे, बट वो होनी चाहिए किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो कि 1932 है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कई सारे अलग अलग इंडिविजुअल मिलकर के क्या बना सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन अगर पर्सन की बात करें, अब पर्सन जब भी आए तो आपके दिमाग में 7 चीजें टकरानी चाहिए कि पर्सन यानी कि कोई भी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से मिल करके क्या कर सकती है, एक एसोसिएशन खड़ी कर सकती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। और कई सारे इंडिविजुअल मिलकर के कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्रिएट कर सकते हैं, उसका नाम पड़ जाता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। बस इसके बारे में कोई डिटेल डिस्कशन हमें यहाँ पर अभी नहीं करना है, वही बात हिंट ले रहे हैं हम अभी चीज़ों का थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, पर्सन की कैटेगरी में जो पॉइंट नंबर 6 या पर्सन नंबर 6 है वो है लोकल अथॉरिटी का। लोकल अथॉरिटी जो आसपास की लोकल की अथॉरिटी जिस ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होती है उसे हम फिलहाल क्या कहते हैं, लोकल अथॉरिटी कहते हैं। बस इतना, यानी कि आपने देखा होगा सोसाइटीज़ वगैरह होती हैं या कुछ ऐसे गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं जिनके पास में एक लोकल की आसपास के एरिया की अथॉरिटी होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। AJP की जो बात करी, अच्छा AJP सिर्फ मैंने लिख कर छोड़ दिया है। AJP का मतलब होता है गाइस आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब ये क्या होता है, इसे कैसे समझें, इसे आप ऐसे समझिए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को कि एक पब्लिक कॉरपोरेशन जो कि आइडियल है, जो कि पब्लिक के लिए आइडियल होती है। एग्जांपल अगर मैं दूँ तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो होती हैं वो आइडियल होती हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन का काम करती हैं। एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉरपोरेशन जो होती है उसे हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में लेकर के आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं कहूँगा कि कुछ हद तक जो न्यायालय वगैरह होते हैं, कोर्ट वगैरह जिसमें जजेस बैठते हैं, वो फैसले वगैरह करते हैं, वो भी इनकी कैटेगरी में आते हैं कुछ हद तक, ठीक है। तो 7 टाइप्स ऑफ पर्सन मैंने आपको बताया, सेक्शन नंबर 1 बताया था मैंने आपको, बाद में देखेंगे, पहले सेक्शन नंबर 2 देखते हैं। सेक्शन नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि वो डेफिनेशन का पार्ट है। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 31 पर्सन की डेफिनेशन को इंक्लूड करते हुए 7 प्रकार के, 5 नहीं 7 प्रकार के पर्सन को इंक्लूड करते हैं। पहला इंडिविजुअल है,
दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा आप रख सकते हैं पार्टनरशिप फर्म को, फोर्थ है आपका कंपनी, चौथा है पांचवा है आपका एओपी या बीओआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। 6 की अगर बात करें तो लोकल अथॉरिटी, और 7 की अगर हम बात करते हैं तो आता है इसमें आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी होंगी, आगे इनका काम पड़ेगा। ध्यान रखना ये थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और थ्योरी तो भैया देखो तुम करके ही आने वाले हो, कोई इसमें शक है ही नहीं। अच्छा, बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की। तो सेक्शन नंबर 1 में हमने सीखा था कि क्या दिया हुआ है सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन नंबर 1 कहता है कि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, पॉइंट नंबर 1 उसका। सेकंड कि ये थ्रू आउट कहाँ पर लगता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट हुआ था एप्लीकेबल फ्रॉम या कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1962, इतना याद रखना है। और तीसरा कि ये कहाँ तक लगता है, इसका स्कोप क्या है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर को भी ये क्या करते हैं, एक्ट ये इंक्लूड करता है। यानी कि जम्मू एंड कश्मीर वाले एक पर्सन के लिए, पर्सन में 7 प्रकार के व्यक्ति, ध्यान रखना है, एक जम्मू एंड कश्मीर वाले पर्सन के लिए, पर्सन मतलब 7 व्यक्ति, पर्सन को इंक्लूड करते हैं। वहां पर भी उस पर्सन पर ऐसे ही टैक्स लगेगा जैसे कि यानी कि यूपी में लगता हो या दिल्ली में लगता हो। वो अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम जो हैं अलग अलग अकॉर्डिंग, हम उनके अकॉर्डिंग सीखेंगे। कुछ अलग हिसाब रहता है मेट्रो सिटीज़ का और नॉन मेट्रो सिटीज़ का, वो जब चैप्टर करेंगे हम तब सीखेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू, कंप्लीट है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले।